चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों मॉक पेपर के बारे में। उस मॉक पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी सेक्शन वाइज। मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई का ऑफिशियल अनाउंस्ड सैंपल पेपर सभी ने सोल्व कर लिया होगा, वो सभी को आता होगा। अब उससे इंस्पायर्ड हमने मॉक पेपर्स डिजाइन किए हैं, तो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे पहला मॉक पेपर, वो भी उसका सेक्शन ए। तो आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री में सेक्शन ए के अंदर 16 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 12 मल्टीपल चॉइस होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 4 सवाल होंगे 4 क्वेश्चंस विच बिलोंग टू असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स। तो आज हम इन 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं और आइए करते हैं अपना पहला सवाल। तो पहले सवाल को अगर आप देखेंगे तो पहले सवाल में आपको एक सैंपल दिया हुआ है कंपाउंड का, जिसके अंदर आपको मेंशन्ड है एक्स पोजीशन पर COOH, वाई पोजीशन पर NH3 पॉजिटिव और जेड पोजीशन पर NH3 पॉजिटिव। अगर आपको पता होगा तो ये कंपाउंड अमीनो एसिड से बनाया हुआ है, या अमीनो एसिड से इंस्पायर्ड कंपाउंड है, जिसके अंदर COOH भी है और NH2 भी है। अब इस NH2 ने H प्लस को एक्सेप्ट कर रखा है, इसलिए आपको ये NH3 प्लस दिख रहा है। सवाल है कि इन पोजीशंस को आप एसिडिक कैरेक्टर में लगा दें कि आपके अकॉर्डिंग इन तीनों पोजीशन में से तगड़ा पोजीशन एसिडिक कैरेक्टर में कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और लीस्ट एसिडिक साइट कौन सी है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो एसिड की पहचान होती है कि वो H प्लस छोड़ने में कितना सक्षम है। अगर वो H प्लस बहुत आराम से छोड़ देता है तो वो अच्छा एसिड है, और अगर उसमें वो डिले करता है तो वो खराब एसिड है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसका तो कंपटीशन ही नहीं है, COOH इनसे बेटर एसिड है। COOH एक बेटर एसिड है, ये आपको पता ही होगा। तो X पोजीशन वाला बेटर है इन तीनों में, तो हमारा A ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है और D ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। अब हमें डाउट होता है C पर और B पर, क्योंकि दोनों ऑप्शंस में X इज बेस्ट। उसके बाद जब X एसिडिक कैरेक्टर अपना शो करेगा तो बच्चों ये बन जाएगा COO माइनस, करेक्ट है। उसके बाद आप देखो NH3 प्लस ये Y वाला इसके ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू Z। अब जैसे माइनस बनेगा तो H प्लस फिर एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इन दोनों में से मुझे आप खुद ही बता दो COO माइनस के पास कौन पहले H प्लस पहुंचा सकता है। वो है Y, क्योंकि वो इसके क्लोज है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया बच्चों दिस, X बेटर, उसके बाद Y, उसके बाद Z। क्लियर है, क्योंकि Y कार्बोक्सिलेट आयन के बिल्कुल क्लोज है, तो H प्लस छोड़ने में वो ज्यादा कैपेबल है एज कंपेयर टू Z। ठीक है, चलो अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको लगा के देखें, क्या आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है D एंड F ब्लॉक एलिमेंट से, और इसमें बात कर रखी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है विद रिगार्ड टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एक बार आप पढ़कर मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके हिसाब से ठीक नहीं है। यस, तो हम अगर पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में बोला हुआ है इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम टू Mn 3D सीरीज में ऑल द 4s एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। ये कह रहा है कि जब आप स्कैंडियम से Mn तक जाते हैं, यानी 21 से 25 एटॉमिक नंबर तक जाते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो 3D1 4s2 से 3D5 4s2 तक जाते हैं, तो दोनों 3D4s पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा ऑप्शन ए में कहा गया है। बिल्कुल जैसे आपको पता होगा स्कैंडियम के पास +3 है, Mn के पास +7 है, तो +7 इसी तरह से तो आई होगी कि 3D के 5 इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया होगा और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। अच्छा, 25 के बाद जो कि मिड है, 3D सीरीज का मिड पॉइंट है Mn, उसके बाद फिर पेयरिंग शुरू हो जाती है, फिर D के अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं। क्लियर है, फिर सारे D पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मान लो कोई कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s2, तो इसका ऑक्सीडेशन +10 थोड़ी होगा बेटा, नहीं होगा ना, क्योंकि D के 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 के 8 अनपेयर्ड नहीं है। यस, तो आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक दे रखी है। ठीक है, दूसरे में बोलता है इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ट्रांजिशन मेटल्स शो बेसिक कैरेक्टर।
कहता है जब एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट में होता है तब वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी हाईएस्ट स्टेट के अंदर है और वो अपने अंदर कोई चेंज लाना चाहता है, तो बताओ वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर चेंज करना चाहेगा अब, तो और ज्यादा तो कर नहीं सकता क्योंकि वो हाईएस्ट स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम ही करेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है लुईस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है। तो हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मतलब इसने पूछा था बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फॉल्स ही ढूंढनी थी, हमें मिल गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि वंस द D5 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सीडेड, एक बार आप D5 से आगे चले गए, टेंडेंसी टू इन्वॉल्व ऑल 3D इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। अभी मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप D5 से आगे चले गए, मान लो आप आ गए 3D8 4s2 पर, तो सारा 3D काम नहीं करेगा, ये बोल रहा है। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। डी में बोल रहा है इन एडिशन टू नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 इज ऑल्सो शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे अगर आप देखो निकल का कार्बोनाइल, अगर आपको याद हो NiCO4 एक फेमस कॉम्प्लेक्स है, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू है। तो हमें ढूंढनी थी फॉल्स, फॉल्स हमें मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, इसको लगा के देखो। थर्ड सवाल में कहा है कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। सबको पता है कि अगर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो कंफर्म्ड डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी H2SO4 डिहाइड्रेशन करवाएगा। आपने 12th में बेसिक लेवल पे जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, दे आर ऑल अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। यानी इतना तय है कि ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकोल की रिएक्शन जब आप करवाओगे तो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, उसके बाद जो मेन प्रोडक्ट दिखेगा वही 4 ऑप्शन में से होगा। चलो ट्राई करते हैं। देखो बेटा, सॉल्यूशन के आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो आपने लिक्विड सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल देखा होगा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है मुझे, वो है CH2OH CH2OH। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ऑक्सैलिक एसिड से, और सबको पता ऑक्सैलिक एसिड इज COOH बॉन्डेड विद COOH, C2H2O4 इज ऑक्सैलिक एसिड। अब इनकी रिएक्शन अगर आपस में करवा दें, वो भी किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको पता है इसमें से पानी निकलेगा। वो भी अगर आप डिजाइन देख रहे हो तो एक नहीं दो निकलेंगे। बताओ कैसे होगा? सिंपल है सर, ये एल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिएक्शन सर हमने एस्टेरिफिकेशन में पढ़ी है सर, बिल्कुल सही पढ़ी है। एल्कोहल अपना H निकालता है सर, और कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH निकालता है। यहां से H चला जाएगा, वहां से OH चला जाएगा, वो भी 2 बार, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या दिखेगा आप बना सकते हो यहां से, अगर आप यहां से शुरू करते हो तो क्या बनेगा बच्चों, CH2 O, उसके बाद यहां पर OH चला जाएगा, CO बचेगा, CO। तो इसमें से देख लो कौन सा आपका ऑप्शन, यानी हमारा साइकिल बन गया। तो साइकिल बन गया तो बेटा हमारा A ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया। अब इसमें इतने सारे ऑक्सीजन तो नहीं है, 2 और 2 4 ही ऑक्सीजन है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा, ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको देखो तो ये रहा CH2 CO। मुझे उम्मीद है आप ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। दिस रिएक्शन इनडायरेक्टली बिलोंग्स टू एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, आप सबको पता होना चाहिए, और वो तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा ग्लाइकोल ऐसा दिखता है
और ऑक्सैलिक एसिड ऐसा दिखता है। और ये रिएक्शन हो गई रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन एस्टरिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स से दिया हुआ है और ऑप्शन देखकर दिख रहा है कि एवरेज रेट के ऊपर क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है सबको एवरेज रेट एक्सप्रेशन लिखने आता है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे बोला हुआ है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। चारों ऑप्शन में डेल्टा बी आर बाय डेल्टा डी टी लिखा हुआ है, तो हम भी लिख लेते हैं। बी आर में बताओ एवरेज रेट क्या होगा। अगर मैं बी आर की टर्म्स में एवरेज रेट मांग लूं तो सर ये होगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है सर -1/5 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब चारों ऑप्शन में डेल्टा एच की ही बात है तो डेल्टा एच देख लेते हैं। तो डेल्टा एच ये रहा, वो भी रिएक्टेंट साइड है -6 कोफिशिएंट है 1/6 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। ये आ गया हमारा सही जवाब। अब ऐसा ऑप्शन डिजाइंड नहीं है क्योंकि हर ऑप्शन में डेल्टा बी आर बाय डेल्टा टी के साथ कुछ है नहीं, तो आप ये जो नंबर है उस साइड ले जाओ। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा बी आर माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू 5/6 डेल्टा एच प्लस बाय डेल्टा। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन है हमारा कौन सा बेटा, ए। हमारा ए ऑप्शन हो गया। मुझे उम्मीद है सबको एवरेज रेट आता है, उस एवरेज रेट के ऊपर ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा था और हमें भी उम्मीद है कि केमिकल काइनेटिक्स से ऐसा सवाल होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक रिएक्शन दे रखी है, पहचानो ये रिएक्शन आपने कहीं पढ़ रखी है, कहीं देख रखी है क्या, बहुत बेसिक रिएक्शन है। आपको एक अल्काइन दे रखा है, उसका हाइड्रोलिसिस कर रखा है। ठीक है, तो कह रहा है 4 में से क्या बनेगा। तो मुझे उम्मीद है सबने अल्काइन का हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ है कि जब अल्काइन में पानी डालते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो उसको Hg+2 की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या बनता है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो मैं करवाता हूं। पीएच को बेटा आप बेंजीन लिख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। पीएच फिनाइल होता है। ठीक है, मैंने लिखा पीएच, उसके बाद है सी, उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी और ये मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, Me मतलब मिथाइल ग्रुप CH3। इसमें डालना है पानी, हाइड्रोलिसिस करना है। और आपको पता होगा पानी आपने अल्काइंस में डाला हुआ है H+ और Hg+2 की प्रेजेंस में, यानी H2SO4 और HgSO4। देखो वही रिएक्शन है ये। क्या होता है, एक को H मिलता है, एक को OH मिलता है और मार्कोवनी-कोव्स रूल लगता है। ठीक है, मार्कोवनी-कोव्स रूल बोलता है सिंपल एंड शॉर्ट कि मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड 2 कार्बन होंगे, तो जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन दे देना और जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसको नेगेटिव पार्ट दे देना। अब दोनों कार्बन सेम है, फिर उसका मॉडिफाइड मतलब उसकी दूसरी स्टेटमेंट इनडायरेक्टली ये है कि जिसके पास मिथाइल ग्रुप ज्यादा होगा आप उसको H देना और जिसके पास मिथाइल ग्रुप कम होगा उसको नेगेटिव पार्ट देना। तो मिथाइल ग्रुप इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो हम जो है इसको H देंगे, इस वाले C को, और इसको OH देंगे। क्या बनेगा, PH C, इसको आया OH, ट्रिपल बन गया बच्चों डबल क्योंकि एडिशन हुआ है। ये C, इस C के पास आ गया H और यहां है Me। अगर आपको याद हो तो हम रिएक्शन यहां रोकते नहीं थे, फिर हम करते थे रीअरेंजमेंट, काइंड ऑफ टोटोमेरिज्म। उसमें क्या होता था, हम शिफ्ट करते थे H को एक पॉलीवेलेंट एटम से 1 2 3 तक लेके जाते थे। तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 तक ले जाओ, क्या बनेगा बताओ, बनेगा PH C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, ये हो जाएगा CS2 Me। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो सर ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता सर, बी वाला ऑप्शन हो सकता है सर, PH CO CS2 CS3। यस सर, बी वाला ऑप्शन है। सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 CO कैसे हो गए। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन PH ये भी नहीं हो सकता।
ध्यान रखना, मैंने H किसको दिया है? जिसके पास, अगर कार्बन सेम है, दोनों के पास सेम हाइड्रोजन है, तो जिसके पास मिथाइल ग्रुप ज्यादा होगा आप उसको H दोगे। लिख लेना इसको अगर आपको ये बात पता नहीं थी तो। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था, कहां से था बच्चे? ये आपने पढ़ा होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स फ्रॉम अल्काइंस। ठीक है, तो ये वो है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं एबीसी के, और आपसे पूछा हुआ है रिड्यूसिंग पावर। तो सबको पता होगा बेटा कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो रिडक्शन ज्यादा होता है, और अगर रिडक्शन ज्यादा होता है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है ना, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे जिसके पास लेस रिडक्शन पोटेंशियल होता है तो उसका लेस रिडक्शन होता है, और जिसका लेस रिडक्शन होता है उसका अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, और अच्छा ऑक्सीडेशन जो होता है उसके पास होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर। अब इसने सवाल पूछा है रिड्यूसिंग बिहेवियर पे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसी के पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर होगा। सबसे कम है बी के पास -3, तो बी वाला जीत गया। तो ए ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, बी है। बी के बाद वैल्यू कम है सी वाले की, तो देखो सी वाला आ गया, और सबसे बड़ी वैल्यू है ए की, तो सबसे पीछे रह गया। ठीक है, सवाल था रिड्यूसिंग पावर पे, मुझे उम्मीद है आपको यह बात पता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा हुआ किस ट्रांजिशन मेटल के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन कंपाउंड में। तो ए ऑप्शन तो वैसे रेस से बाहर हो गया, इसमें ट्रांजिशन मेटल है ही नहीं। बी वाला भी रेस से बाहर हो गया, इसमें भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। बच गया सी और बच गया डी। तो सी वाला अगर आप देखोगे एफई पे निकालना है, तो उसको माना आपने एक्स, सीओ पे चार्ज होता नहीं, 0 इक्वल टू टोटल चार्ज, वो है नहीं, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। और अगर आप CrO5 को जानते हो तो CrO5 का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो Cr को माना एक्स, O पे होता है -2, 5 बार है -10 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 10। तो इसके लिए जो 10 आती है वो इनकरेक्ट आती है। फिर आप इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपने 11th में पैराडॉक्स में बनाया होगा, फिर हिसाब से Cr पे जो एक्स की वैल्यू आती है वो 6 आती है। हर बॉन्ड पे -1 होता है, Cr ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं तो 6 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन हो गया, कार्बोनाइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, ये ध्यान से देखना बच्चे, इसमें गलती कर सकते हैं। आपको दे रखा है एनिलीन, पी नाम से, ठीक है, पी नाम से एनिलीन, क्यू नाम से आपको दे रखा है ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, आर नाम से दे रखा है मेटामिथाइल एनिलीन, और एस नाम से दे रखा है पैरामिथाइल एनिलीन। तो एनिलीन बेस होता है, इसने बोला है कि बेसिक करेक्टर में लगा दो। तो आपको पता है कि ये बेस क्यों होता है? ये बेस क्यों होता है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ lone pair of electron on an atom for donation। लुइस के अकॉर्डिंग जो अपना लोन पेयर अवेलेबल रखता है, ज्यादा अवेलेबल रखता है डोनेशन के लिए, वो अच्छा बेस होता है। तो आपको देखना है कि ज्यादा अवेलेबल किसका है। तो लोन पेयर तो सबके पास है ना एन पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तीनों ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ा ही देगा, डोनेट करेगा ना वो रिंग में, तो रिंग से ऊपर मोटिवेट हो जाएगा एन भी। तो ज्यादा अवेलेबल है इनमें से एस के पास, क्योंकि पैरा पोजीशन पर ज्यादा बेटर काम करता है, आपको याद होगा। तो एस वाला कहां जीत रहा है? ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, यानी हमारा सी और बी रेस से बाहर हुआ। एस के बाद मतलब इस पैरा के बाद मेटा वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। एस के बाद जीत रहा है आर, एस के बाद आर, इन दोनों में जीत रहा है, इसमें भी जीत रहा है, इसमें भी जीत रहा है। उसके बाद बच्चे गलती क्या करेंगे, वो क्यू को बेटर बता देंगे, क्योंकि क्यू के पास भी डोनेटिंग ग्रुप है, और पी को लास्ट बता देंगे। लेकिन ऑर्थो वाला जो इंपैक्ट होता है वो अलग होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। ऑर्थो वाला आपको लगेगा इससे बेटर पाएगा, लेकिन नहीं होता। एस आर फिर पी फिर क्यू, इस हिसाब से ए ऑप्शन हो जाएगा, डी नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा।
इन दोनों में ये बेटर है, ऑर्थो वाला बेटर नहीं है, ध्यान रखना। सबसे बेटर पैरा पे लगा हो डोनेटिंग ग्रुप, फिर मेटा पे लगा हो, मैं बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। उसके बाद ऑर्थो वाला नहीं होता, वो होता है जिसके पास किसी पोजीशन पर कुछ नहीं है, फिर लास्ट में ऑर्थो वाला है। क्लियर है, इस पर ध्यान रखना। आओ आगे बढ़ो। नाइन्थ, आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है किसी रिएक्शन का, ट्राई करो बेटा इसको। माइनस डी सी बाई डी टी, मुझे उम्मीद आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू अल्फा सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा सी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव नंबर्स। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, इस रिएक्शन की हाफ लाइफ बतानी है, टी हाफ। करो ट्राई, कर सकते हो क्या? देखो ये बढ़िया सवाल है। हाफ लाइफ का अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो मैं मानता हूं आपको बहुत बढ़िया आता है यार केमिकल काइनेटिक्स, नहीं तो समस्या है ऐसा सवाल अगर आ गया तो। देखो करना कैसे, हाफ लाइफ की डेफिनेशन अगर आप देखो, क्योंकि इसमें ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं बता रखा, हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये होती है कि जब कंसंट्रेशन पहले से हाफ हो जाए, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो घटते 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 जब वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ तक पहुंच जाता है, तो जितना समय लिया गया है ऐसा करने में उसे हाफ लाइफ कहते हैं उस रिएक्शन की। तो इसमें ऑर्डर दे नहीं रखा है, तो जिसको डेरिवेशन आती है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की, वो ये सवाल कर जाएगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। इन्होंने दिया बच्चों माइनस डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू अल्फा सी अपॉन 1 प्लस बीटा सी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं किस तरह से, क्योंकि यहां पर सी के रिस्पेक्ट में भी है और टी के रिस्पेक्ट में भी है, तो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, सी वाले एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा सी, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस बीटा सी, नीचे अल्फा वाला जो सी है वो इधर आ जाएगा सी, साथ में डी सी, इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इज इक्वल टू अल्फा के पास आ जाएगा डी टी, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहां इंटीग्रेशन करना है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, और यहां इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कंसंट्रेशन पहले मान लेते हैं, पहले था सी नोड, आर होता तो आर नोड, ऐसे आपको पता ही है, और आधी हो जाएगी तब तक करना है इंटीग्रेशन सी नोड से सी नोड बाय 2। ठीक है, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में तो टाइम पहले कितना था 0, कितना टाइम ले जाना है बच्चों अपने को टी हाफ। ठीक है, अरे क्लियर है, हाफ लाइफ वाला सवाल है ना, तो इतने में जो समय लगता है उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं ना। इंटीग्रेट आप इसको कर दो, क्या होगा बताओ सर? माइनस तो बाहर रहेगा ही, लिमिट है सी नोड से सी नोड बाय 2, इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 बाय सी प्लस सी दोनों के साथ है ना, और ये हो जाएगा बीटा, साथ में है डी सी उसके रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा सर अल्फा का अल्फा रहेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा सर, और लिमिट जो है वो है 0 से टी हाफ। यहां तक क्लियर है? ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, फिर अगर आप देखेंगे तो 1 बाय सी का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम, अगर आपको याद हो लॉग होता है, तो माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 बाय सी का इंटीग्रेशन डी सी के रिस्पेक्ट में एल एन सी, और बीटा का हो जाएगा सी के रिस्पेक्ट में बीटा, और साथ में आ जाएगा सी, डी सी का इंटीग्रेशन सी। ठीक है, और लिमिट है हमारी सी नोड से सी नोड बाय 2, यहां है अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा टी हाफ माइनस 0। एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट रखनी है। क्लियर है? यहां तक है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद लिमिट्स रखनी शुरू करो, माइनस बार है, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो एल एन सी की जगह अपर लिमिट आएगी सी नोड बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर इसी पे लोअर लिमिट रख दोगे तो एल एन सी नोड हो जाएगा, प्लस फिर अपर लिमिट इस पे रखनी है बीटा, सी की जगह आ जाएगा सी नोड बाय 2, माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा बीटा टी नोड, और इधर है अल्फा टी हाफ, हमें टी हाफ ही निकालना है, इसको सोल्व कर रहे हैं बस। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो माइनस अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा, माइनस वाली चीज प्लस हो जाएगी एल एन सी नोड,
प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस ln c नोड बाई 2। ये प्लस हो जाएगा बीटा c नोड, और ये माइनस हो जाएगा बीटा c नोड बाय 2, और इधर है अल्फा t हाफ। ln log x माइनस log y या log a माइनस log b, log a बाय b होता है, तो ये हो जाएगा ln c नोड बाय c नोड बाय 2। इसको सोल्व करेंगे, बीटा सी नोड में से बीटा सी नोड का हाफ माइनस हो जाएगा तो हाफ बच जाएगा, प्लस हाफ बीटा सी नोड, मुझे उम्मीद इतनी मैथ सबको आती है, इक्वल टू अल्फा टी हाफ। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा सा सोल्व करके वो फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे कुछ ऐसे दे रखे हैं, यस अल्फा साइड में ले जाना पड़ेगा। अगर आप इसको आगे देखेंगे बेटा, तो अल्फा अगर आप इधर ले आओगे तो सी नोड से सी नोड कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा ln2। अल्फा इसके पास आएगा तो ये 1 बाय अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा इसके पास हो जाएगा तो ये 1 बाय 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा सी नोड टी हाफ के बराबर। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। मैच कर लेना किससे मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है चेक करते हैं। 1 बाय अल्फा ln2 प्लस बीटा सी नोड बाय 2 अल्फा। हाँ, तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, पहले क्वेश्चन का ले सकते हो, ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर देखो मैंने किया कैसे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कर लेंगे, सबको क्लियर दिख रहा है ना? चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें 2 कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एक कीटोन है और एक एस्टर है, अगर आप पहचान पा रहे, C डबल बॉन्ड O, एक एस्टर है एक कीटोन है। एरो पे कुछ डालना है जिससे आप, एस्टर वाला पार्ट तो देखो सेम है, लेकिन कीटोन वाला पार्ट एल्कोहल बन गया, यानी रिडक्शन हो गया, यानी कंफर्म्ड है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे पता कैसे चला ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि डबल बॉन्ड O बन गया OH। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से सिलेक्ट करना है, वो भी वो वाला जिसने एस्टर को रिड्यूस नहीं किया, कीटोन को कर दिया, कार्बोनिल दूसरे को कर दिया। तो आपको पता है K2Cr2O7 और जोन्स रिएजेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज करने की बात नहीं हो रही है, रिड्यूस करने की बात हो रही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, हमें रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। अब रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 भी है और LiLH4 भी है। LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो दोनों को रिड्यूस कर देगा। NaBH4 सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, ये एस्टर को मना कर देता है। तो NaBH4, मुझे उम्मीद है सबको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं तब एस्टर को जो रिड्यूस नहीं करता, जो मना कर देता है कि भाई मैं एस्टर को रिड्यूस नहीं करूंगा, बाकी किसी को करवा लेना, एल्डिहाइड करवा लो, कीटोन को करवा लो, कर दूंगा, लेकिन एस्टर को नहीं करूंगा, वो NaBH4 है। और इन दोनों ऑप्शन को हमने इसलिए काट दिया क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूक्लिक एसिड्स में क्या सीक्वेंस होता है? तो सबको पता है कि न्यूक्लिक एसिड कुछ ऐसा दिखता है जिसके 1' पोजीशन पे यहां पर बेस होता है, ये 2' पोजीशन है, ये 3' पोजीशन है, ये 4' पोजीशन है, और ये 5' पोजीशन है जिसपे CH2 होता है और उससे जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये 5' पोजीशन है। इसको पढ़ते कैसे हैं, कह रहा है न्यूक्लिक एसिड में सीक्वेंस क्या होती है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, बेस, इसको बोलते हैं सुगर, और ये फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे नहीं पढ़ते, लिंकेज यहां से हुई है तो कैसे पढ़ते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, सुगर, बेस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे स्टडी ऐसे करते हैं, दिस इज द सीक्वेंस, ध्यान रखना। कर लोगे? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से सवाल है कि जब CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तब क्या रिएक्शन होती है? तो भाई मुझे बता दो यार, एक्वस CuSO4 हो तो मुझे बताओ, CuSO4 ब्रेक होता है Cu+2 + SO4-2। एक्वस स्टेट में है तो पानी भी होता है, पानी ब्रेक होता है H+ और
OH माइनस। तो आपको कैटायन में कंपटीशन करवाना पड़ता है कि कौन जाके डिस्चार्ज होगा, और एनायन में भी कंपटीशन करवाना होता है कि कौन जाके डिस्चार्ज होगा। तो कैटायन भागता है नेगेटिव रोड की तरफ जो कि कैथोड होता है, और ये भागता है पॉजिटिव रोड की तरफ जो कि एनोड होता है। ये भागेगा टुवार्ड्स, ये दोनों भागेंगे टुवार्ड्स किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव रोड की तरफ मतलब कैथोड, और ये दोनों भागेंगे टुवार्ड्स एनोड। अब डिस्चार्ज होने में सबको पता ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सबने पढ़ रखा है, कॉपर ज्यादा बेटर होता है, तो कॉपर वाली रिएक्शन हो जाएगी कैथोड पे, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu, और एनोड पर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से OH माइनस जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, तो OH माइनस वाली रिएक्शन होगी एनोड पे, तो OH माइनस आपको डिस्चार्ज होके दे देगा, क्या दे देगा बच्चों, आपको H2O दे देगा, O2 दे देगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको आप बैलेंस बाद में कर लेते हो, मैंने आपको सिर्फ रो लिख के दिया है। तो आप ऑप्शन पढ़ लो कि जब CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो पहले कैथोड चेक कर लो, कैथोड पे ना कॉपर मिला है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी और सी में सही है, फिर बी ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि सल्फर एनोड पे बता रखा है जबकि एनोड पर कौन है, ऑक्सीजन, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आती है वही ये रिएक्शन कर सकता है, नहीं तो उसको ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप उसको बैलेंस कर सकते हो, 4 OH माइनस हो जाते हैं और वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना, 2H2O हो जाएंगे, वो आप देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब आगे बेटा 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन और देख लो। असर्शन दे रखा है कि जब अमाइंस का असाइलेशन करते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, वेयर एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो कह रहा है कि जब आप इसका असाइलेशन करने जाते हैं अमाइंस का तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। बिल्कुल सही बोल रहा है वो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो एनिलीन होता है उस पे जो NH2 ग्रुप होता है, जो अमीनो ग्रुप होता है, ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है। इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हमने एसिटाइलेशन यानी सिंपली कहें तो असाइलेशन किया है। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अमाइंस की पढ़ी हैं तो वहां पर एनिलीन की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हमने असाइलेशन किया है, सो दैट हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। तो ऑप्शन ए मतलब सॉरी असर्शन जो है वो तो ट्रू है, ये तो बेटा ट्रू है। रीजन में बोल रखा है जब असाइल ग्रुप आता है तो वो स्टेरिकली हिंडर करता है अप्रोच ऑफ फर्दर असाइल ग्रुप, मतलब कि रिंग पे जब असाइल ग्रुप घुसता है तो और असाइल ग्रुप्स को आने नहीं देता ऐसा नहीं होता। रिएक्टिविटी को खत्म नहीं करता असाइलेशन, रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है, मतलब कि एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है बस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं करने देता, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। आपको पता है केमिस्ट्री के असर्शन रीजन कैसे हैं, अगर उसमें एक स्टेटमेंट फॉल्स है, असर्शन रीजन में से कोई भी अगर एक फॉल्स है दूसरी पक्का ट्रू है, क्योंकि दोनों फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं है, एक तो पक्का ट्रू है, ठीक है ना। अगर एक फॉल्स मिल गया दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू ही पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अगला सेशन दे रखा है टॉक्सिक मेटल आयंस आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स। कह रहे हैं जब चिलेटिंग लिगेंड्स लगाते हैं तो टॉक्सिक मेटल आयंस जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ना, चिलेटिंग लिगेंड्स आपको नहीं पढ़ रखा होगा, साइक्लिक इफेक्ट देते हैं कॉम्प्लेक्स में और उस कॉम्प्लेक्स को साइकिल बना देते हैं, उस कॉम्प्लेक्स को चिलेट बोलते हैं, आपको उम्मीद होगा। और चिलेट ना नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होता है, तो टॉक्सिक मेटल्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। रीजन में बोल रखा है चिलेट कॉम्प्लेक्सेस टेंड टू बी मोर स्टेबल, बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और स्टेबल हो रहा है इसलिए रिमूव कर रहा है टॉक्सिक मेटल आयंस को। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, ठीक है। ध्यान से पढ़ना बेटा चिलेशन भी। नेक्स्ट असर्शन दे रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो ये किस तरह का ईथर, अगर आप इसको बनाएं CH3 CH2 O T
CH3 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 प्लस HI। ईथर की एक बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन HI वाली रिएक्शन। तो आपको पता है कि एक तरफ OK प्राइमरी है और एक तरफ OK टर्सरी है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो किसको मिलता है? एक तरफ प्राइमरी हो एक तरफ टर्सरी हो तो न्यूक्लियोफाइल मिलता है टर्सरी को। और अगर आपने टर्सरी को दिया तो वो रिएक्शन किससे होती है? SN1 से। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन तो सही दे रखा है, असर्शन तो सही है। रीजन I माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, चलो मान लिया I माइनस एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, सो इट अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो लेस हिंडर्ड साइड की तरफ से अटैक क्यों करेगा? और SN1 वाली रिएक्शन से हो रही है ऊपर वाली रिएक्शन, आप इस तरह समझें कि जब SN1 वाली रिएक्शन होती है तो बात हिंड्रेंस की होती ही नहीं है, क्योंकि हिंडर्ड पार्ट रिमूव हो जाता है पहले स्टेप में ही, फिर न्यूक्लियोफाइल आगे से पीछे से कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो ये बात गलत है कि इट अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो I माइनस जो है ये वाली जो बात है ये गलत दे रखी है कि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हो जाएगा हमारा C। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये लास्ट असर्शन रीजन है, यस। इसके बाद 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सेक्शन A के। इसमें क्या कर रखा है कि एक हमारे पास ग्रुप है ये, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं PH यानी बेंजीन, उसके पास है बेंजीन के पास है CH, उसके पास है OH और एक है CH3, वर्सेस दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस बना सकते हो यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट इस हिस्से की वजह से होता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है ये देगा, ये नहीं देगा, और असर्शन सही है। रीजन में क्या रखा है? एल्कोहल्स हैविंग दिस ग्रुप गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म। यस, यही वाली पहचान होती है, जिन एल्कोहल्स में ये वाला पार्ट होता है वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तभी मैंने बोला था कि ये टेस्ट देगा। तो रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर है? तो आइडोफॉर्म टेस्ट मुझे उम्मीद है आप सबको आता है। वो एल्कोहल देते हैं जिनके पास ये वाला पार्ट होता है, और एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास CH3 C डबल बॉन्ड वाला पार्ट होता है। ठीक है ना? चलो, तो फिर इसको पढ़ लेना बेटा। ये हो गया हमारा सेक्शन A पहले मॉक पेपर का। फिर सेक्शन B को डिस्कस करेंगे, देखना आप इसमें से कितने सवालों को कर सकते थे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।